महेश भाई, इससे मैं जानना चाहता हूँ कि अपना समाज, आदिवासी समाज, खास करके भील भिलाला बारेला, जी। किस कारण से अपना समाज पिछड़ रहा है? हम गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या कारण है? जैसे कि अगर हम पुराने थोड़े इतिहास की ओर जाते हैं तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो ट्राइबल हैं, जो एबोरिजिनल हैं, वो हमारी एक पहचान थी, जो कि भारत का मूल मालिक है, मूल बीज है, जो कि यहाँ पे जन्मा है, उनके पूर्वज यहाँ जन्मे हैं और इस धरती को सिंचित किया है। उन्होंने अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो भी बीज से लगाकर जो भी खाद्य पदार्थ निकाले, उन्होंने जड़ी बूटियाँ निकाली अपनी नदी नाले और पहाड़ जंगल से होते हुए, कैसा मतलब एक आदिमानव से आदिवासी तक पहुँचे हैं। ये लंबा संघर्ष रहा है, लंबा रिसर्च रहा है और उन्होंने ये करने के लिए, जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी थी कि जहरीली थी, जहरीली जड़ी बूटियाँ उन्होंने चख के देखी, क्योंकि हमारे पास पहले कोई रिसर्च करने के लिए अलग से नहीं था। तो अगर कई सारे हमारे ऐसे व्यक्ति थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने खाई और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई, तो उन्हें समझ में आया कि अब हमें ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जहरीली है। कुछ जड़ी बूटी और बीज ऐसे थे जिनको खाने से उनको नशा होता था, तो उन्होंने उस चीज़ का भी त्याग किया और धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों ने रिसर्च करते गए कि हमें बीज कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा जहरीला है। उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके जैसे ही वो पहाड़ी क्षेत्र से और जंगली क्षेत्र से आए, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे घने पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, वहाँ पर पानी से, हवा से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता था, बचाव मिलता था। तो वो जंगलों के बीच में रहना थोड़ा कंफर्टेबल मानते थे। और उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि पहाड़ से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती है, वहाँ पे खोल होती है, तो वहाँ पे अधिकतर जानवर रहते हैं, लेकिन उन जानवरों को कुछ समय के लिए वहाँ से भगाया और फिर वहाँ पर रहने लगे। धीरे धीरे करके अपने समुदाय का, अपने लोगों का विकास हुआ, परिवार बढ़ते गया। फिर उन्होंने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में कैसी कमाई होती है और क्या उपज होती है, और समतल भूमि में कैसे उपज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि अच्छे अच्छे जो बीज थे उनको बीज बोआई कर करके उनको उन्नत फसल बड़ी की और अपने परिवार के लिए कैसा खाना है, कैसा जीना है, उसके अकॉर्डिंग एकत्रित किया और उनको संभाल के, कुछ बीज संभाल करके रख लेते थे, जिसको हर बारिश में, हर मौसम में बो करके उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए बिजाई संरक्षित की। और वहाँ से धीरे धीरे करके मानव डेवलपमेंट होते गया, मानव का विकास होते गया और वहाँ से पत्थर की जो चक्की हुई, जो पत्थरों से टकरा करके उन्होंने आग की उत्पत्ति की और ऐसे अनेकों जो लकड़ी में छेद करने के लिए या किसी बीज को फोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे करके उनका डेवलपमेंट होते गया और विकास होते गया। उसी चीज़ को देखें तो आज वैज्ञानिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो आज हमारे पूर्वजों ने सदियों वर्ष पहले, मतलब लगभग 10,000 वर्ष पहले ही जो चीज़ें सर्च कर ली थी, आज वैज्ञानिक उसको एक रिसर्च के माध्यम से बोलता है कि हमने ये खोज की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पहले से कर ली थी। ये तो हो गई पुरानी बात है, प्राचीन इतिहास की बात कि हमारा समाज आदि मानव से कैसे मतलब विकसित हुआ, आग की खोज की, खेती करना कैसे सीखा, जड़ी बूटियों को कैसे इस्तेमाल करना सीखा। बाकी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में हमारा समाज क्यों नहीं अन्य समाज की अपेक्षा, मतलब या उनके जैसे मतलब तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, हमारा समाज ज़मीन होने के बावजूद हम मजदूरों के लिए पलायन क्यों कर रहे हैं दूसरे राज्यों में? क्या कारण कि हमारा समाज पिछड़ रहा है? इसका सबसे मेन कारण रहा है, पहला कहूँ तो अशिक्षा, और दूसरा कारण रहा है शराब। क्योंकि अशिक्षा काला अक्षर भैंस के बराबर, कहने के लिए हमें भारतीय संविधान, भारत को चलाने के लिए वो पुस्तक मानी जाती है जिसमें नियम कानून बने हुए हैं, एक एक चीज़ें लिखी हुई कि पेड़ के लिए क्या चीज़ है, पौधे के लिए क्या है, जानवर के लिए क्या है, इंसान के लिए क्या है। यहाँ पे किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना है तो अपने को क्या शर्तें देखी जाएगी कि पर्यावरण दूषित ना हो और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नियम कानून की बुक बनी गई। लेकिन अगर अनपढ़ रहेगा तो उसको आप ये बुक दे दो तो भी वही रहेगी, अगर आप संविधान बुक दे दो तो भी उसके लिए नॉर्मली काला अक्षर भैंस के बराबर, जो एक कहावत कहते हैं। जब तक वो नियम कानून नहीं जानेगा तब तक उसे नहीं समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ है जो नशा, क्योंकि हमारे व्यक्ति नशा जो बनाए गए, नशे का पहले सदुपयोग होता था। पहले समय में दिन भर व्यक्ति जो हमारे काम करते थे, संघर्ष करते थे, और अगर थकान होती थी और अगर कहीं चोट लग गई तो उसको कम दर, मतलब एक दवाई नहीं थी, दवाई के रूप में एक हल्का सा लेते थे। लेकिन आज उसी चीज़ का देखा कि यार उसको पीने के बाद में क्या होता है कि शर्म मर जाती है, दर्द कम हो जाता है,
तो कुछ लोग दर्द कम करने के चक्कर में जो एक कप होनी चाहिए थी वहाँ पे 1 बाटल, और 1 बाटल की जगह 5 बाटल उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया, उसका गलत उपयोग चालू कर दिया। और जो शर्म, कुछ लोगों ने देखा कि इसको पीने के बाद शर्म भी नहीं आती, और जो नहीं बोलता है वो भी बोलता है, शादी ब्याह में नाचना कूदना भी हो जाता है। तो उसी के माध्यम से हमारे शादी ब्याह में उसको दारू को लेके आ गए। और दारू जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो केमिकल से बनती है, जो ओरिजिनल है वो हमारे पूर्वजों ने एक दवाई के रूप में, एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में उपयोग किया था। और पहले हमारे समझ में पुदु फुटकी जो चारे की बिजाई से रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, और उसी से रिलेटेड हैं महुआ, जो कि जिसकी रोटी बना करके खाते थे। कुछ ऐसी भाजियाँ थी क्योंकि हमारे पास खाने के लिए पहले अनाज नहीं था, तो उसी चीज़ को गलत उपयोग कर लिया है। और उसकी वजह से हमारा व्यक्ति नशे में रहता है, कोई 12 घंटे रहता है और कोई 24 घंटे रहता है। क्योंकि वो जब नशे में होता है तो उसको सूझ नहीं होती कि वो किस क्षेत्र में है, किस जगह है, परिवार का क्या होना है, समाज का क्या होना है, देश का क्या होना है, जिले का क्या होना है। तो वो विचार नहीं कर पाता, मतलब उसकी बुद्धि कुछ समय के लिए मान लो कि विकास नहीं करती, सोच नहीं पाता, और वो कुछ होश में नहीं होता। जो खुद ही नहीं जब होश में कि वो ठंडी में गिरा हुआ, धूप में गिरा हुआ, सड़क पे गिरा हुआ, नाली में गिरा हुआ, वो खुद का विचार नहीं कर सकता, तो वो अपने परिवार का क्या विचार करेगा और क्या विकसित की ओर ले जाएगा और कैसे बढ़ावा करेगा और कैसे समझाएगा समाज को और बच्चों को कि ये गलत चीज़ें हैं, जब वो खुद स्वयं गलत चीज़ें की धारणा कर रहा है, पी रहा है, खा रहा है। ये बात तो सही है। मैंने भी बचपन में देखा था, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो दिन भर खेत में काम करने के बाद मान लो पूरा परिवार, जैसे मेरी मम्मी भी खेत में जाती थी, मेरे पिताजी भी चले आते थे, मेरे दादाजी भी चले आते थे, सब चले आते थे। जब शाम को जब थक हार के लौटते थे तो मेरे दादाजी एक बोतल दारू निकालते थे, और कप जो है चाय पीने का कप रहता था ना, उसमें एक कप मेरे पिताजी भी को दे देंगे, एक कप खुद भी पीते थे, और एक कप जो मेरी माँ खाना बना रही होती थी चूल्हे के पास में, तो वहाँ भी ले आके देते थे। तो केवल एक एक कप पीते थे। कप जब दिन भर मतलब हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद में जब पूरा बदन थक जाता था, उसके बाद में जो प्योर जो घर की हाथ की बनी रहती थी, तो एक एक कप पीते थे, है ना। बाकी वर्तमान में समय ऐसा हो गया कि मतलब काम नहीं करना। एक तो पहली बात दारू बची नहीं है, महुआ की दारू जो होनी चाहिए वो बची नहीं है। आजकल पूरा केमिकल, यूरिया या फिर जो इंजेक्शन डाल के, दवाई डाल के, जहर डाल के आजकल बनाया जा रहा है। इस कारण से वो जो लोग पी रहे हैं तो उससे भी अपना लीवर है, किडनी है, अंदर पूरा खत्म हो रहा है। दूसरी बात, शादियों में जो पहले केवल पूजा के रूप में यूज़ करते थे अपन, और कम से कम 5 बुजुर्ग रहते थे हमारे, तो उनको एक एक करके पिलाते थे, जो आड़े बूढ़े होते थे। अभी देखने में आ रहा कि अभी तो सभी बैठ के पी रहे हैं। अभी तो महुआ अलग, ये क्वार्टर अलग, खंबा अलग, बियर अलग, तो कहीं कहीं ताड़ी ले जा रहा, तो कहीं दुनिया भर के दारू मतलब यूज़ कर रहे। तो उसी से हमारा समाज मतलब बर्बाद हो रहा है। अपन देख रहे हैं शादियों में दारू पी रहे हैं, नुक्ते में भी दारू पी रहे हैं, मन्नत में भी दारू पी रहे हैं। मतलब कोई भी आदिवासी का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो वहाँ हर जगह दारू का इस्तेमाल हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा समाज दारू का आदी होते जा रहा है। और बुजुर्गों को देख के, अगर बुजुर्ग पंगात में वारी में पी रहे तो नए युवा भी देखते रहते उनको, तो उनको देख देख के युवा भी वहाँ से मतलब शिक्षा ग्रहण करते दारू का सेवन करना। तो हमारे युवा जो आज कहीं न कहीं नशे में जा रहे हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके देख देख ही सीख रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ये शादी है, नुक्ता है, टुबला है, कहीं पे ये दारू का अपने को प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण जो अब मैं से जाना चाह रहा हूँ कि अपने लोग जो है शादियों में मतलब ये दहेज क्यों ले रहे हैं, मतलब क्या कारण कि मतलब लोग दहेज इतना ले रहे हैं लड़की का, उसका कारण, उसका प्रभाव क्या है? ज़्यादा दहेज लेने से उसका क्या असर पड़ा समाज के ऊपर? उसका ऐसा हुआ था सर, पहले जो हमारे पूर्वज ऐसा कि मतलब हमारा जो आदिवासी समाज है वो शुरू से अगर धरती से अगर अनाज उत्पन्न किया है, उगाया है, उसको उगाया है, तो वो धरती माँ को कुछ चीज़ें देता है। उसी प्रकार से वहीं से स्टार्ट होकर के जैसे ही कि मतलब हमारा समाज हमेशा किसी को देता है, जिस किसी से लेता है। अगर कुएं से जल लिया है तो पहली बाल्टी से पहला गिलास या 2 घूंट पानी वहाँ डालेंगे, वहाँ दो घूंट डालेंगे, क्योंकि हमारे हैं ना, हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जब वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति को पूछते हैं, तो वो आदान प्रदान करना जानते हैं। हमारा समाज देनी ही है, वो हमेशा देता है, उसके बाद में लेता है। तो जो हुआ है कि लेने देने का जो दहेज का नियम आया है, तो पहले ऐसा होता था कि पहले हमारे जो पूर्वजों के जैसे किसी पहले ऑपरेशन वगैरह नहीं थी, मेडिकल नहीं थी, अस्पताल नहीं थी,
तो क्या होता था कि किसी की 10 लड़की हो गई, किसी की 5 लड़की हो गई, किसी की 7 लड़की हो गई। तो सामने वाले की स्थिति ऐसी होती थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो जो जिस किसी को देना होता था वो अपनी स्व इच्छा से देता था, खुशी से देता था कि चलो आपकी 5 लड़की जो बची हैं 6 लड़की में से, तो आप 5 लड़की का या आपका मान सम्मान ना घटे, उसी के माध्यम से वो देना लेना कर देते थे कि जैसे आपकी लड़की हम शादी करके ला रहे हैं, चाहे बात करके ला रहे हैं, तो आपका मान सम्मान ना घटे, तो आप इस जो आपको थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, हम 100 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो आप आपके जो भी परिवार हैं, जो गांव हैं, उनको थोड़ा सा खिला देना कि आज मेरी लड़की की शादी तो नहीं कर पाया। शादी करते तो बड़ा खर्चा होता, लेकिन अगर जैसे बात करके भी हमारे पूर्वजों ने कई सारी शादियाँ की है, तो वो खाना खिलाने के माध्यम से एक मान सम्मान बना रहे, सामने वाले की कोई बेइज्जती ना करे और समाज में बना रहे, इसलिए ये दहेज प्रथा का रूप। फिर आज उसका जैसे मैंने दारू के बारे में बताया था कि पहले एक कप पीते थे और दवाई के रूप में पीते थे, आज उसका दुरुपयोग हो गया। उसी प्रकार से आज दहेज का भी जो समाज से है, जो समाज में मान सम्मान से देता था, उस समय खुशी से देता था, आज व्यक्ति को मजबूर कर दिया जा रहा है, चाहे तो उसकी ज़मीन बेच रहा है, घर बेच रहा है, चाहे खुद को गिरवे रख रहा है, और वो मजबूर होकर के चाहे तो ज़मीन बेच करके, और चाहे तो अगर नहीं ये चीज़ें कर पा रहा है तो आज मजबूर हो रहा है, चाहे तो वो सुसाइड कर रहा है, या फिर लड़की वाले इस प्रकार से जोर बना रहे हैं कि चाहे तो उसको मार मार के इस तरह से, मतलब जब जो ये थाना है, हम थाने में ही बैठे हैं, जिसको एक भारत देश आज़ाद होने के बाद में ये चीज़ें हुई है कि जो पुलिस चौकी जो बनी है, वहाँ होता लिखा होता है कि जन सेवा, जो कि पुलिस का काम होता है कि यहाँ की भीड़ को नियंत्रित करे, सुरक्षित बनी रहे, और एक भरोसे के साथ में कि वो हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी एक थोड़ा सा लालच में आकर के जो दोषी होता है उस पर ना कार्रवाई करके, जो निर्दोष होता है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जो सदुपयोग होना चाहिए था एक मान सम्मान के हिसाब से, अगर आपने छोरी को, जो लड़की है उसको आपने बचपन से लगा करके बालिग किया है, तो उसके मान सम्मान में जो मिलना चाहिए था वो ना लेकर के वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और इसीलिए ये दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। क्योंकि जो दहेज प्रथा चल रही है, वो दहेज प्रथा आज व्यक्तियों को जीने से विवश और मजबूर कर दिया गया है, और आज जबरदस्ती उस पर ठोका गया है, जिसकी वजह से आज हमारी जो लड़ाई है जल जमीन जंगल की, जब जमीन बेच देगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो वो यहाँ से पलायन करके कहीं सिटियों में जाएगा, कहीं राज्यों में जाएगा, वो कहीं किराए के घर में रहेगा। तो आज वो मालिक कह रहा है कि आदिवासी में इस देश का मूल मालिक हूँ, कल को चल करके वो एक क्या बोलना चाहिए, किराए के रहने वाले और टैक्स के रहने वाले घर में हो जाएगा। जैसे जब तक टैक्स देता है वहाँ तक ठीक है, जैसे ही टैक्स देना बंद किया उसको खदेड़ दिया जाएगा, उसका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति फिर लास्ट में उसका यही ऑप्शन बनता है कि वो आत्महत्या कर ले, या फिर वो पूरे परिवार को जहर खिला दे, या फिर पूरे परिवार को एक साथ रस्सी में बांध करके कुएं में कूद करके अपनी जान दे दे। ये हमारी कुप्रथा बन गई है। एक पहले मान सम्मान के साथ दिया जाता था, आज दहेज प्रथा कुप्रथा बन गई है। तो ये जो हमारे जो पूर्वज थे समाज के, उन्होंने मतलब कि ऐसी व्यवस्था बनाई थी, इसका नाम मात्र कि मतलब दहेज होता था। इससे क्या होता था कि जैसे गैर आदिवासी समाज में जो आजकल दहेज अभिशाप बन चुका है, वो चीज़ें हमारे समाज में नहीं आई। बिल्कुल नहीं। तो हमारे समाज में आज चाहे 2 बेटी हो, 4 बेटी हो, 10 बेटी क्यों ना पैदा हो जाए, तो उसके लिए बोझ नहीं है बेटियाँ। जैसे अपन दूसरे समाज में देखते हैं कि जैसे बेटी का जन्म हो जाता है तो तभी से माता पिता के ऊपर एक टेंशन आ जाता है, बोझ आ जाता है कि उसके शादी को लेकर, जब से बेटियां पैदा हुई तब से उनको एक एक पैसा उनको जमाना पड़ता है ताकि उसके लिए दहेज की राशि इकट्ठा कर सके। वो चीज़ हमारे समाज में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक हमारा समाज में जो हमारे पूर्वजों ने दहेज का जो नियम बनाया था वो बहुत अच्छा बनाया था। बाकी उसका जो वर्तमान स्वरूप बिगाड़ दिया लोगों ने, लोग लालच में आ गए हैं तो उसको बिगाड़ दिया, तो उसको दोबारा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से हम मिशन D3 के माध्यम से हम ये अभियान चला रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखाओं ने जो बनाया था नियम, उसी नियम को वापस लागू करें और सही तरीके से, ताकि ये जो हमारे समाज में जो आजकल बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दहेज ज़्यादा लेने के कारण से बेटी कर्जे में हो जा रही है, उसको ससुराल की ज़मीन बेच के बाहर जाना पड़ रहा है, या ससुराल वाले उसको ताना मारते कि तेरे बाप ने पूरा बिकवा दिया, हमारा ज़मीन बिकवा दिया, कर्जे में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं बेटी के ऊपर ताने मारे जाते हैं, उनको झेलना पड़ता है। वो चीज़ें ना हो। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि डीजे के बारे में, क्योंकि हमारा मिशन है D3, उसमें पहला दहेज आ गया, दारू आ गया, एक और पॉइंट आ गया डीजे के कारण से हमारी युवा पीढ़ी किस प्रकार भ्रमित हो रही है, दिशा भटक रही है। तो इसके डीजे का क्या असर हुआ हमारे समाज के ऊपर, क्या डीजे से फ़ायदा हुआ या हमारे समाज को नुकसान हुआ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। डीजे जैसा ही आया है तो
उसकी अनलिमिटेड क्षमता है। अगर एक रखते हैं स्पीकर, 2 रखते हैं या उसी प्रकार से उसकी क्वांटिटी के ऊपर होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे कि शासन प्रशासन को भी पता है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन